डिग्निटरीज, सबसे पहले तो मैं सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैदराबाद यूनिट और तेलंगाना यूनिट का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने एक बहुत ही बर्निंग इशू पे, सिलगते हुए इशू पर ये मीटिंग कॉल किया है। सीपीआई और एमबीटी ये हमारा बहुत पुराना साथ रहा, और ख़ास तौर पर जो लास्ट में हैदराबाद में इनकाउंटर्स हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मुस्लिम बच्चों को जो जेलों को भेजे थे, तो ऑलवेज सीपीआई एमएलए, सीपीआई कैडर, सीपीआई पार्टी हमारे साथ रही और उन मजलूमों की आवाज़ बनकर रही। असेंबली में भी जब भी सीपीआई का रिप्रेजेंटेशन रहा, दलित के साथ साथ एससी एसटी के साथ साथ मुस्लिम्स के भी इश्यूज़ में बराबर उठाते रहे, और आज ये मीटिंग यहाँ पर ये बुलाई गई है। सबसे पहले तो मैं 26 के दिन एक ऑल पार्टी 26 अप्रैल ऑल पार्टी जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना मार्च एट धरना चौक, ऑलरेडी सीपीआई का मन्नान आपके जो आदमी हैं, ही इज अटेंडिंग द मीटिंग। आपके पूरे कैडर को और आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट कि दिस तेलंगाना मार्च ऑन 26 अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये जो बुलाया गया है, इसमें आप लोग भी हिस्सा लीजिए। आपके पूरे कैडर को बुलाइए पूरे तेलंगाना से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं जब एंट्री लिया तो बाहर जो बैनर देखा, ऐसा बैनर लगाने में दम होना चाहिए कि आज के दौर में आप मोदी के अगेंस्ट बोल सकते, आप अमित शाह के अगेंस्ट में बोल सकते, हिंदुस्तान के कोई पॉलिटिशियन के खिलाफ में बोल सकते। आप अगर अदानी अंबानी के खिलाफ बोले तो आपको किसी ने ईडी का रेड हो जाता, कोई ना कोई केस में उठा लेते। तो आज सीपीआई का जो बैनर लगाए हैं उसके बाहर, अच्छा यहाँ पर है देखिए आप, तो इसमें जो है अदानी और अंबानी का जो फोटो लगाए कि तेलंगाना ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए है, ये यकीनन उनके लिए ही है। तो इसमें कई चीज़ें ऐसे हैं, ये जो एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज़, मैं पहले वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोलूँगा, फिर उसके बाद में जो है ये अब जो सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है वो बोलूँगा। आप देखिए, अपन ज़्यादा दूर नहीं, मैं 94 के बाद से, जब 94 में चंद्रबाबू नायडू जब फर्स्ट टाइम सीएम बने थे, यूसुफ अली चेयरमैन, तेलंगाना चेयरमैन यूनाइटेड आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड थे, कामारेड्डी के थे। सबसे पहले कामारेड्डी के खबरस्तान पे 200 मलगियों की तामीर करे, उन्हों बीइंग द चेयरमैन ऑफ तेलंगाना वक्फ बोर्ड। तो उसके बाद से सिलसिला जारी हुआ। पहले इतना ज़्यादा वक्फ बोर्डों को डैमेज नहीं करते थे। मैं जब बचपन में मेरे वालिद के साथ संतोष नगर रोड हम जाते थे, डेक्कन मेडिकल कॉलेज के सामने इतना बड़ा खबरस्तान था, इतना बड़ा खबरस्तान था कि तकरीबन वो आपके लाल दरवाजे तक जाता था खबरस्तान। लेकिन वहाँ पर किसके घर बसे, कोई और नहीं आया वहाँ पर, हमारे ही मुसलमान लोगों के घर बसे वहाँ पर। तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करने में सबसे बड़ा हाथ हमारा ही है। हमारा वक्फ बोर्ड चेयरमैन, हमारा वक्फ बोर्ड मेंबर, हमारा एमपी, हमारा एमएलए। तो इसमें जो है कोई ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे। ये मुसलसल 94 से पीक होते गया। चंद्रबाबू नायडू को जब ये मालूम हुआ कि इतने वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, तो सारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर करते हुए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हैंडओवर करके सारे एमएनसीज को दे दिए। चंद्रबाबू नायडू आज कल्परेट नहीं है वक्फ के खिलाफ, यानी वक्फ एक्ट अमेंडमेंट के फेवर में वोट देने के लिए। चंद्रबाबू नायडू वक्फ प्रॉपर्टीज का पुराना दुश्मन है। तो आप देखिए, आईएसबी स्कूल किस पे बना, वक्फ प्रॉपर्टी पे बना। ये जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो पहाड़ी शरीफ की दरगाह की जो 1000 एकर्स में से 700 एकर्स जो एयरपोर्ट बनाने के लिए दिया गया, ये ड्यूरिंग चंद्रबाबू नायडू पीरियड में ही दिया गया है। जो चंद्रबाबू नायडू पीरियड में एक
विशाखापट्टनम में दरगाह हजरत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह, एक बड़ी दरगाह है, वो दरगाह को जो है 2200 एकर्स ऑफ लैंड वॉज देयर, 1100 एकर्स ऑफ लैंड वॉज गिवन टू आपके एनटीपीसी एंड 1100 एकर्स लैंड हैज बीन गिवन टू एचटीपीसी। एनटीपीसी एचटीपीसी मीन्स ये जो करंट बनाते कंपनियां, उनको वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट डिक्लेयर करा के उनको दे दिए। ये सारी तबाही चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में हुई, और सारी तबाही में जब उस वक्त वक्फ बोर्ड चेयरमैन मुस्लिम था, वक्फ बोर्ड में मेंबर्स मुस्लिम थे, मुतवल्ली का नुमाइंदा था, एडवोकेट का नुमाइंदा था, ये सारे खामोश थे। और उस वक्त में आईएएस ऑफिसर, मुझे अच्छा याद है कि उमर जलील उस वक्त में आईएएस ऑफिसर थे। ये सारी तबाही पे सब खामोश बैठे हुए रहे। उसके बाद में दौर आया राजशेखर रेड्डी का। जब ये वक्फ प्रॉपर्टीज को डैमेज कर रहे थे तो ये मोहम्मद अली शब्बीर, ये कांग्रेस के लोग एहतजाज करते थे, हम बचाते वक्फ बोर्ड को, हम बचाते वक्फ प्रॉपर्टीज को बोल के। राजशेखर रेड्डी साहब सीएम बने, बनते क्या करे, सबसे पहले ये दरगाह हुसैन शाह वली की जो लैंड है वो लगड़ा पार्टी राजगोपाल को दिए, अपार्टमेंट बना के बेचो बोल के। तो उनके दौर में भी ऐसे ही डैमेज हुआ पूरा वक्फ। अपन हिंदुस्तान की बात नहीं, मैं क्योंकि बहुत लोकल बात कर रहा हूं ये। तो ऐसा करके जब राजशेखर रेड्डी के दौर में, किरण कुमार रेड्डी के दौर में, रोशैया के दौर में जब वक्फ प्रॉपर्टीज डैमेज हो रहे थे तो हमारे केसीआर साहब एजिटेशन करते थे। मैं खुद हमारे सीपीआई वालों को भी याद हूंगा, जाके वो बिल्डिंग में पूरे झंडे लगा दिए थे, 3 दिन का एजिटेशन चलाए थे। ये लगड़ा पार्टी राजगोपाल दरगाह हजरत हुसैन शाह वली के उसमें केसीआर साहब अपने एक एमएलसी को पिटिशनर बनाए, पिटिशनर बना के हाई कोर्ट में रिट डाले, इसको रोको, ये वक्फ प्रॉपर्टी है बोल के। केसीआर साहब सीएम बने, सीएम बनते केसीआर साहब क्या करे, गवर्नमेंट का एफिडेविट, गवर्नमेंट जो एफिडेविट देती कि ये लैंड वक्फ बोर्ड की नहीं है, ये लैंड गवर्नमेंट लैंड है बोल के देने वाले का नाम केसीआर। और केसीआर साहब कितना तबाही करे, पूरी स्टडी करे, चंद्रबाबू नायडू कितने 1000 एकर्स को तबाह करे, राजशेखर रेड्डी कितने, इन्हों बोले मैं तीनों का रिकॉर्ड तोड़ता हूं, मैं तीनों चीफ मिनिस्टरों का। इन्हों तो ये करे कि एक दिन रात में अचानक वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लाक डाल दिए। आज की तारीख तक वो लाक पड़ा हुआ है। जब लाक डाले तो ये कांग्रेस वाले एहतजाज करे, बोले कि नहीं, वो लॉक डालने से ये हुआ, गुटाला बेगमपेट की ईदगाह जो तकरीबन 2000 करोड़ की लैंड है, वो गुटाला बेगमपेट की ईदगाह की जो 200 एकर्स लैंड है वहां पर, वो जमीन हम जो लोअर कोर्ट में जीते, हाई कोर्ट में जीते, हम सुप्रीम कोर्ट में हार गए। वो हारने की मेन वजह यह है कि हमारे एडवोकेट लेके जाके रिकॉर्ड नहीं बताया, रिकॉर्ड रूम लॉक है, रिकॉर्ड रूम को लॉक करने वाले का नाम केसीआर। तो जभी भी वक्फ बोर्ड था, जभी भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे मोहम्मद सलीम थे, उसके बाद में वक्फ बोर्ड चेयरमैन कोई आए, जभी भी एमएलए के कोठे में एक आदमी, एमपी के कोठे में एक आदमी, एमएलसी कोठे में एक आदमी, एडवोकेट कोठे में एक आदमी, मुतवल्ली कोठे में एक आदमी, पूरे मुस्लिम हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये तबाही आज जो नरेंद्र मोदी को मौका मिला, अमित शाह को जो मौका मिला, दरवाजा खोले कौन, हमारे लोग। अब उसके अंदर हवा आई, वो हवा में खुशबू भी आ रही, बदबू भी आ रही। अब आप पुकार रहे हैं कि नहीं मोदी हमारे वक्त के प्रॉपर्टीज को, अरे आप मौका दिए ना साहब, आप खुद आवारा हो गए थे, आप खुद आपके वक्त के जायदादों को तबाह कर लिए। अब इसके अंदर नया कानून आया, 47 अमेंडमेंट्स आए उसमें, हम बात कर रहे हैं 1 या 2 अमेंडमेंट्स की। 47 अमेंडमेंट्स में एक भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं है जो वक्फ प्रॉपर्टी के हक में है। मोदी साहब बोल रहे हैं कि मैं वो पिछड़ी हुई जाति जो मुस्लिम है उनके लिए मैं कर रहा हूं, हमारे कने इस्लाम में कोई जाति नहीं है, सब एक ही है, हमारे कने कोई कम जात बड़ी जात नहीं है इस्लाम में, मुस्लिम्स में। और फिर दूसरी बात बोल रहे हैं कि मैं खवातीन के लिए कर रहा हूं। ये एक्ट आने से पहले वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड में देयर वाज लेडीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन, कई सालों से है वुमेन रिप्रेजेंटेशन। दूसरे जो तबकात बोल रहे हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन है उसमें। बहरहाल जो आदमी हमको छत पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, हमारी मस्जिद में अजान नहीं देने दे रहा, उन्हें हमारा कैसा हमदर्द हो गया बताइए आप। हाउ कम मोदी भी
पूरे 12 साल में आपके पास कोई मुस्लिम एमपी नहीं है, आपके पास कोई मुस्लिम चेयरमैन नहीं है, आपके पास कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, सेंट्रल में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में भी नहीं है। तो बहरहाल ये जो एक्ट आया है इसमें 47 अमेंडमेंट्स किए गए हैं, 47। मीडिया एवरीबडी इज डिस्कसिंग अबाउट ओनली 3 अमेंडमेंट्स। पहला बोल रहे हैं कि वो वक्फ बाय यूजर हम निकाल दिए। आप बताइए 200 साल पुरानी एक आलमगीर मस्जिद है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुरानी है, वो वक्फ बाय यूजर में डिक्लेयर हुई कि दैट इज ए वक्फ प्रॉपर्टी। कल के दिन अब आप उसको उसके डॉक्यूमेंट्स बताओ तो कौन बताता, बताइए आप। दैट बिकम्स ए गवर्नमेंट लैंड, दैट बिकम्स ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो वक्फ बाय यूजर्स का क्या नुकसान है ये है। फिर आप उसमें लिमिटेशन एक्ट लगा दिए। उसमें पहले क्या था, अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करा तो वक्फ ट्रिब्यूनल में केस चलता था। वक्फ ट्रिब्यूनल जजमेंट वाज फाइनल एंड इफ द पार्टी इज अपोज दे शुड गो टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, लोअर कोर्ट में भी जा सकते, हाई कोर्ट में भी जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज जो है ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, ये दैट हैज बीन गिफ्टेड टू अल्लाह। उस पर ना मेरा हक है, ना मेरे बच्चों का हक है, ना किसी लीडर का हक है उस पर। तो बहरहाल अब मसला हुआ, बिल आ गई, एक्ट बन गया। अब यहां पर मुसलमानों को कैसा बेवकूफ बना रहे हैं बता रहा हूं मैं आपको। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर बोले कि मैं वो एक्ट को हम यहां लागू नहीं करते। पूरे भरी महफिल है मुस्लिम्स की लीडरों की, फुल दाढ़ियां वाले, व्हाइट कुर्ता पैजामा, पूरे खुश हो गए। हमारे चीफ मिनिस्टर तो बोल दिए ये एक्ट हम इंप्लीमेंट नहीं करते। आप बताइए, जिसको पॉलिटिक्स की एबीसीडी आती, क्या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट पास करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर सकता? क्या नहीं कर सकते। नासा, पोटा, टाडा जितने एक्ट्स है सब में मुसलमान बच्चों को डाले। तो बहरहाल ये हमारे को ये कान में बीड़ी रखने की बात हो रही है। अब दूसरी चीज ये है, सुप्रीम कोर्ट में मसला गया। पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में भी मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा। गौर से सुनिए आप मेरी बात। आई एम नॉट डाउटिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी जज, लेकिन जो हालात आए हैं पीछे, जो आस्था की बुनियाद पे जो फैसले हुए, आस्था की बुनियाद पे बाबरी मस्जिद का फैसला हो रहा, तो इन फैसलों को पेश नजर रखते हुए जब तक इस एक्ट को कंप्लीटली अगर सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं किया, अब क्या होता सुप्रीम कोर्ट में, मैं ये पेशन गोई कर रहा हूं, सुन लीजिए आप लोग। अब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा, पहले दिन बोले कि हम स्टे देते इंटीरियम, दूसरे दिन स्टे नहीं दिए। फिर बोले कि गवर्नमेंट प्लीडर एक जज को बोल रहा तुम हिंदू रहते हुए तुम ये कैसा फैसला दे रही। तो जज का काम था वहीं ये बुरखा उतारो, इसको अरेस्ट करो बोलना था। नहीं बोले जज साहब खामोश बैठ गए। एक गवर्नमेंट प्लीडर ऐसी बात करा तो अच्छा। अब दूसरे दिन का फैसला आया, जितने पिटिशनर्स है बाहर निकल के मीडिया को एड्रेस करके मुसलमानों को बेवकूफ बनाए। कोई बोला हमको इंटीरियम स्टे मिल दिया, कोई बोला गवर्नमेंट प्लीडर लाके रिट दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बुलडोजर से कोई घर नहीं तोड़ना बोल के। आप बताओ क्या उत्तर प्रदेश में, गुजरात में घरा नहीं टूट रही, क्या मस्जिदा नहीं टूट रही, क्या बताइए आप। वहां पर कोई स्टे की बात नहीं हुई, कोई रिटर्न अश्योरेंस नहीं है गवर्नमेंट प्लीडर का। अब ये पूरा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। प्लान ए बिल लाए, प्लान बी जेपीसी को भेजे, प्लान सी पास करे, प्लान डी अब सुप्रीम कोर्ट में आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोल रहे हैं कि हम सिर्फ 10 पिटिशनर्स को सुनेंगे। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि में 200 पिटिशनरों को सुने आप, यहां पर 10 पिटिशनर्स को, कई को 5 प्रो 5 अगेंस्ट। अब 5 जो मुस्लिम के सुनेंगे। अब ये लोग चुनेंगे हम किसको सुनना। तो अब यहां पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में, बुरा मत मानिए, मैं थोड़ा बहुत सख्त बोलने का आदी हूं, WWF की नूरा कुश्ती चल रही वहां पर। इट हैज बीन डिसाइडेड कि यह कानून लागू होगा बोलकर। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जब तक आप अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं करेंगे, जैसा किसान 1 साल तक एहतजाज करे रोड पे, कई उनके खवातीन के डिलीवरी वहां पर रोड पे हुए, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए, कई लोग शहीद हुए वो लोग, तो जब तक आप अगर नहीं करेंगे एहतजाज, हम तमाम मुसलमान शुक्रिया अदा करते हैं
कि आज एक मुस्लिम इश्यू पे इतने सारे नॉन मुस्लिम एमपीज हमारा साथ दिए। आई सल्यूट टू ऑल दोस एमपीज। कांग्रेस की क़यादत रहो, चाहे कि समाजवादी पार्टी की क़यादत रहो, हर पार्टी जितने भी वक्फ बिल को उस दिन अगेंस्ट में ओढ़ दिया, अमजदुल्ला खान उसको सलाम करता है, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान उनको सलाम करते हैं। तो बहरहाल ये वादे हैं। हम हमारे सीपीआई के कॉमरेड्स को ये बोलते हैं कि आप लोगों में ज़्यादा दम है हमसे ज़्यादा, आप लोग ज़्यादा लड़ने के आदी है, आप हमारे लीडर बनिए, हम आपके साथ में हैं। जैसा हर इश्यू पे जो भी मुस्लिम्स के खिलाफ में इश्यू होता, एक विशाखापट्टनम में एक एजिटेशन करे थे आप लोग, वो कोई मिसाइल कुछ बना रहे थे तो जलीकट्टू कुछ था, देखिए आप, तो इट वाज लेड बाय सीपीआई ओनली। तो ऐसा एजिटेशन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दी सीपीआई नेशनल लीडरशिप कि आप एक ऐसा पूरा ऑल ओवर इंडिया में मुहिम चलाइए, यहाँ के हमारी बात वहाँ तक पहुँचाइए आपके, हम आपके साथ हैं। और फिर से दोबारा शुक्रिया बुलाने के लिए इस इश्यू पे बात करने के लिए।